नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री विक्रमाचार्य एस्ट्रो कंसल्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए। आज का जो मैं टॉपिक चुना हूं वो है ज्योतिष क्या विज्ञान है। मेरा मानना है कि ये सवाल ही थोड़ा इस तरह हो गया है कि पापा क्या बेटा है, बेटा क्या पापा है, सूर्य क्या चंद्र है, चंद्र क्या सूर्य है। इस तरह का सवाल हो गया है। ये जो सवाल जो किया हुआ है ना, ये मुझे लगता है कि ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पापा पापा है और बेटा बेटा है, सूर्यदेव सूर्य है और चंद्रदेव चंद्र है। कोई एक दूसरे के दायरे में नहीं आ सकता और कोई एक दूसरे के जैसा नहीं बन सकता, पहले ये जान लीजिए। तो चलिए, क्यों ये मैंने जो बोला हूँ कि ये जो कंपैरिजन हो रहा है, साइंस साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, दो डिफरेंट मैटर है। तुलना करना ही गलत है, कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाता है तो सबसे पहले जान लेते हैं विज्ञान है क्या चीज़। विज्ञान वो है किसी खास विषय के ऊपर खोजबीन, शोध, चर्चा, इस सब करने के बाद जो विशेष ज्ञान अर्जित किया जाता है, उस अर्जित किया हुआ विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी भारी वस्तु को अगर आप ऊपर से फेंकेंगे तो वो चीज़ नीचे ही गिरेगा। ये एक प्रामाणिक थ्योरी है, ये प्रामाणिक सत्य है, ये हर जगह लागू है। हर जगह माने पृथ्वी में ये थ्योरी हर जगह लागू है, समान रूप में लागू है। आप नॉर्थ पोल में जाएंगे तो ये थ्योरी काम करेगा, आप साउथ पोल में जाएंगे तो ये थ्योरी काम करेगा, आप जापान में जाइएगा तो ये थ्योरी काम करेगा, अमेरिका में जाएंगे तो ये थ्योरी काम करेगा, क्योंकि ये प्रूफ थ्योरी है। इसके पीछे जो राज है वो क्या है? ये राज हुआ कि ये जो हमने जो बोला है कि भारी वस्तु जो है अगर उसको ऊपर से फेंका जाएगा तो वो नीचे ही गिरेगा। ये जो हम लोग बोलते हैं, ये जानते हैं, समझते हैं, ये तो तय है कि वो नीचे ही गिरेगा। तो ये जो हम लोग बोलते हैं, इसका आधार क्या है, इसका प्रूफ क्या है? देखिए, गिरता तो है, थ्योरी क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक को अगर समझेंगे तो वो है ग्रेविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, जिसका आविष्कार स्वयं आइजैक न्यूटन ने किया था। तो ये प्रमाणित एक सत्य है, सब जगह ये लागू है, ये विज्ञान है, क्योंकि इसके पीछे इंस्टेंट प्रूफ है। दूसरे ओर क्या है? एस्ट्रोलॉजी के पास कोई प्रूफ नहीं होता, इंस्टेंट प्रूफ तो नहीं होता। इसीलिए जिस एंगल से हम विज्ञान को देखते हैं, उस एंगल से एस्ट्रोलॉजी कभी विज्ञान हो नहीं पाता। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक इंसान का जो 3 लाइफ होता है, उस तीनों लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे उसका पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं एस्ट्रोलॉजी। लेकिन साइंस क्या करते हैं? साइंस सिर्फ प्रेजेंट लाइफ के बारे में ही चर्चा करते हैं। कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बोल पाएगा कि किसी भी बंदे का काल क्या होने वाला है, जीवन में क्या होने वाला है, और पिछले लाइफ में उस बंदे का क्या हुआ था,
किसी भी साइंटिस्ट ने बोल नहीं पाएगा, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर बोल पाएगा। कैसे बोल पाएगा वो डिफरेंट मैटर है, वो सब छोड़िए। पहले इस बात में आइए कि कंपैरिजन जो करते हैं ना, ये किस तरह का सही है, किस हद तक सही है, ये विचार करिए। देखिए, जो विज्ञान क्या है, सिर्फ प्रेजेंट लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी है वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दायरा किसका छोटा हुआ भाई? दायरा छोटा हुआ साइंस का, और बड़ा दायरा किसका हुआ? एस्ट्रोलॉजी का। तो पापा कौन हुआ? पापा हुआ एस्ट्रोलॉजी, और बेटा कौन हुआ? तो बेटा हुआ साइंस। क्यों? साइंस पूछेगा कि अरे भाई किसी का हो सकता है क्या पास्ट लाइफ? अरे तू कौन है भाई साइंस वाला? अरे भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया था, गीता में बोल दिया था कि पास्ट लाइफ होता है। भगवान बुद्ध देव ने बोल दिया था कि पास्ट लाइफ होता है, और विज्ञानी बोलने लगे कि पास्ट लाइफ है कि नहीं, प्रूफ दो, प्रमाण दो, तभी मानेंगे। अरे तू माने ना माने है तो हमें क्या फर्क पड़ता है हम लोगों को? नहीं मानने भाई। अरे भाई शुक्र मनाओ कि एस्ट्रोलॉजी विज्ञान नहीं हो पाया। भगवान का शुक्र मनाओ कि एस्ट्रोलॉजी मुझे नहीं चाहिए, एस्ट्रोलॉजी को विज्ञान होना ही नहीं चाहिए। अगर विज्ञान हो जाता तो ऐसे भी दिन हो सकता है आता था कि एस्ट्रोलॉजी 2G, एस्ट्रोलॉजी 3G, एस्ट्रोलॉजी 4G, एस्ट्रोलॉजी 5G, ऐसा भी दिन हम लोगों को देखना पड़ता था। हो सकता है, मैं ये एक बात बोल रहा हूँ कि ये हो सकता था कि ये दिन भी हम लोगों को देखना पड़ता था। अब ये भी हो सकता था कि कभी चाइना भी आकर बोल दिए कि अरे बाप रे, ये एस्ट्रोलॉजी जो 5G एक्सपर्ट है, इसको ना रॉकेट में भर के चलो, लेके चलो शनिदेव के घर, शनि के जो प्लानेट है, चलो उस प्लानेट में उसको बैठा के ले जाते हैं। शनिदेव बहुत तंग कर रहा है, तो यहाँ का जो एस्ट्रोलॉजी 5G एक्सपर्ट है उसको धर के चलो, लेके चलते हैं रॉकेट में भर के, उसको उसके घर में हमला करेंगे। ऐसा भी दिन देखने को मिलता अगर एस्ट्रोलॉजी साइंस होता। भगवान का शुक्र मनाओ कि नहीं हुआ है, नहीं होना चाहिए भी कभी, नहीं तो मानव जाति ऐसे ही सत्यानाश हो जाता इसका। कब क्या कर देते पता भी नहीं चलता पता कि ये चाइना लोग या तो जो भी सारे दिग्गज देश है वो लोग इसके साथ क्या करता पता भी नहीं मुझे। हमको तो डर लगता है मुझे बहुत, अगर ये विज्ञान हो जाता तो क्या होता। चलिए, मैं तो पहले एक बात का चर्चा किया कि साइंस का जो भी थ्योरी है उसका प्रूफ है, उसके साथ साथ प्रूफ होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पास प्रूफ नहीं होता। वो इसलिए कि मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर एक बात मैं बोल रहा हूँ, वो सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो ये है कि मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया किसी भी जातक का अगर कुंडली में सूर्य दोष है या तो ग्रहण दोष है, तो उसके उपाय के तौर पर एस्ट्रोलॉजर ने उस जातक को बोला कि भाई तुम्हारे कुंडली में सूर्य दोष है, तो उसको ठीक करने के लिए तुमको नदी में तांबा का कॉइन जो है उसको प्रवाहित करना चाहिए। तांबा का कॉइन जो है उसको प्रवाहित कर दो, तभी जाके तुम्हारा जो सूर्य दोष बन रहा है वो कुंडली में है वो ख़त्म हो जाएगा। बंदा ने बोला कि सही में ये हो जाएगा? एस्ट्रोलॉजर ने जवाब दिया, उनका जो शिक्षा है, संस्कार है, विश्वास है, उसके आधार पर वो बोला कि हाँ भाई ये हो जाएगा, ये पक्का है। बंदा ने फिर भी पूछा कि प्रूफ दे पाएंगे, यही होगा? तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला तो नहीं, तो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये होगा। तो बोला कि नहीं, विश्वास से तो काम नहीं चलेगा,
हम तो ऐसे भी साइंटिस्ट हैं कि हम भगवान है कि नहीं उसको उस पर भी सवाल कर बैठते हैं। विश्वास तो साइंस में नहीं चलता। हर एक बात में तो हम प्रूफ चाहते हैं, लॉजिक चाहते हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है वो ऋषि मुनियों का देन है। उनका तपस्या, उनका साधना, उनका त्याग, उनका शिक्षा, उसका उन लोगों का संस्कार, सब कुछ मिला के हुआ है एस्ट्रोलॉजी। ये ज्योतिष जो है क्या है पता है? ज्योतिष है इष्ट का या ईश्वर का ज्योति, ईश्वर का ज्योति, द डिवाइन एनर्जी, द डिवाइन स्पिरिट। उसको कभी कोई आज तक धर पाया है, जान पाया है, समझ पाया है? विज्ञान ने उसको समझ पाया है? विज्ञान उसको आज तक भी, जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन पावर है, उसके पास अभी भी जा नहीं पाया है, अभी भी नहीं जा पाया और कभी नहीं जा पाएगा। क्योंकि भगवान भगवान है, इंसान तो इंसान ही है, कभी भी जा नहीं पाएंगे। देवता देवता है, मनुष्य मनुष्य है, ये ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी एक परा विज्ञान है। परा विज्ञान माने ये हुआ कि जो इस दुनिया के बाहर भी एक दूसरी दुनिया है, उस दुनिया के बारे में भी ये चर्चा करता है ये ज्योतिष शास्त्र। ऋषि मुनियों का धरोहर जो है, हम लोग यही धर धर के ये बात, ये शास्त्र, ये चर्चा करते हैं, उपाय बोलते हैं। ऋषि मुनियों का देन है ये सब, उन लोगों का ही सब कुछ आशीर्वाद है, उन लोगों का ही ये जो साधना है, हम लोग यही करते आए हैं। ये जो हम लोग शास्त्र, ये भी जो चर्चा करते हैं, ये सब हम लोग, कोई भी ज्योतिष ने ये नहीं बनाया है। जो भी हम चर्चा करते हैं ये सब वो ऋषि मुनियों ने ही लिख कर गए थे, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, सदियों से ये चलता आ रहा है। महाराज दशरथ के घर में या राजमहल में भी वशिष्ठ मुनि जो थे वो एस्ट्रोलॉजर का काम करते थे या पूजा पाठ के काम करते थे। उसका जो प्रीस्ट थे, वो जो मेन प्रीस्ट बोलते हैं ना, पुजारी, जो मेन पुजारी थे वो थे हमारे वशिष्ठ मुनि। तो अगर दशरथ ने मान लिया, अगर भगवान श्री राम ने मान लिया, तो अगर एक कोई साइंटिस्ट नहीं मानेगा तो क्या जाता है? नहीं मानेगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे ज्योतिष को ज्योतिष के जगह रहने दीजिए और जो साइंस है उसको उसके जगह रहने दीजिए। ऋषि मुनियों का जो भी क्या विज्ञान के भाषा में ही बोलता हूँ, ट्रांसमीटर बोलते हैं उसको। ट्रांसमीटर जो सर के ऊपर होता है ना हमारे ट्रांसमीटर, वो इतना गहरा था, वो डायरेक्टली भगवान विष्णुदेव के पास चले जाते। भृगु मुनि के नाम जानते हैं? भृगु मुनि, आप लोग ये सब समझते होंगे कि ये सब बातों का बात है, ये कहानी है, मनगढ़ंत कहानी। छोड़िए, भृगु मुनि स्वयं जाकर वैकुंठ लोक जाकर भगवान विष्णु के छाती पे लात मारा था, वो मुनि थे। और भृगु मुनि उसी का ही लिखा हुआ हर एक सिद्धांत को हम पढ़कर ही ज्योतिष बन पाए हैं। भृगु ज्योतिष है, भृगु सिद्धांत है, ये सब जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये सब ही पढ़कर हम लोग ज्योतिष बन पाए हैं और उपाय भी बोलते हैं। हम लोग कुछ नहीं किया, नया करके कुछ नहीं किया हम लोग। ये वो जो भृगु मुनि थे, वशिष्ठ थे, और भी कोई गौतम मुनि थे,
ऐसे बहुत कुछ बहुत कुछ साधु पुरुष जो हैं थे, वह मुनि थे, ऋषि मुनि थे, उन सब मिलकर ही वो बहुत महत्वपूर्ण जो शास्त्र है वो सब लिखे थे, और उसका ही चर्चा करते हुए आज हम लोग ये सब जो एस्ट्रोलॉजी का जो अभी जो वर्तमान में विषय है उसका ही जिक्र करते हैं, उपाय करते हैं, बोल पाते हैं। तो उन लोगों का जो वर्षों से पहले कहा हुआ जो बात आज भी सच हो रहा है, वो बातों को हम ऐसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, और कोई भी नहीं कर पाएंगे, वो जितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो जाए। तो साइंस और जो एस्ट्रोलॉजी है वो डिफरेंट मैटर है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं और लंबा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आखिर में यही बात आप सभी लोगों को बोलूँगा कि मैं तो भगवान को बहुत दिल से, बहुत सच्चे मन से धन्यवाद देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी अभी तक भी साइंस बना नहीं हुआ है, मतलब बन नहीं पाए, और आगे जाकर भी ऐसा भी होता रहे तो अच्छा ही होगा सभी के लिए, साइंस के लिए भी और ज्योतिष के लिए भी। ज्योतिष को विज्ञान अभी मैं तो कहूँगा कि होने का ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष और भी बहुत बड़ा चीज़ है जो कि मनुष्य का पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, देवलोक, नागलोक, धरती लोक सभी के बारे में बात करते हैं, विचार करते हैं। बहुत बड़ा ज्ञान है ये ज्योतिष। ये कोई मामूली और साधारण आदमी के लिए नहीं है ये सब। और जो बात बात में वो जो प्रूफ मांगता है, लॉजिक मांगता है, ये इसके लिए नहीं है। कैसे देंगे आपको प्रूफ? किसी का कुंडली में अगर मांगलिक योग है तो उसका जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं, जो ज्योतिष चर्चा करते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि उसका मैरिज लाइफ काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाएगा, होगा ही होगा। लेकिन किसी का 80% होगा, किसी का 50% होगा, किसी का 60% होगा, ये हो सकता है, लेकिन होगा तो पक्का। आप लोग प्रूफ मांगेंगे कि कितना होगा या बोल दीजिए, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये बंदा ने जिसका मांगलिक योग बना है, वो बंदा ने पिछले जन्म में क्या करके आया है, कितना गुनाह करके, कितना पाप करके आया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका योग कितना प्रभावी होगा। इसका प्रूफ मांगने चले हम लोगों का क्या औकात है कि पिछले जन्म में वो बंदा करके क्या आया है उसका प्रूफ हम लोग दे। लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन उसका जो भी जो जागतिक रूप से जो प्रमाण है वो उसका छवि आता है उसका कुंडली में, उसका रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है, उसका कुंडली में ही देखने को मिलता है। कुंडली देख के ये पता चलता है कि ये बंदा पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो गलत करके आया है, इसीलिए ये मंगल देव का जो योग है, मांगलिक योग, ये बनाकर आया है। ये मंगल देव थोड़ा बहुत इस बंदे से रुष्ट है, कुछ ना कुछ ऋण उसका बाकी है, कुछ ना कुछ कर्ज, कुछ ना कुछ दोष या तो पाप जो भी कहें वो बाकी है। इसीलिए वो जो बंदा अभी ये नया अवतार लेके यहाँ ये धरती में आया है, कुंडली जो जिसका मैं देख रहा हूँ या दिखा रहा है कोई, तो ये बंदा मांगलिक योग पाकर इस धरती पे आया है इस जन्म में। ज्योतिष ये दिखाता है, सिखाता है, ये साइंस नहीं कर पाएगा। साइंस तो प्रूफ मांगेगा, भाई प्रूफ चाहिए भाई तभी जाके मानूंगा। अरे तू भाई नहीं माने भाई, कोई मेरा मुझसे कोई मतलब नहीं है। ये बंदा का लाइफ तो मैरिज लाइफ जो है ये पक्का ही पक्का एकदम प्रभावित होगा, अफेक्टेड होगा ही होगा। अगर इसको हम साइंस के दृष्टिकोण में देखेंगे तो क्या होगा?
आप लोग बोलेंगे कि इसको हाँ ठीक है, एस्ट्रोलॉजी हुआ तो क्या हुआ, इसको साइंस के दृष्टि में देखेंगे, इसको विचार करेंगे, इसका ये क्यों हुआ है, इसका अगर मांगलिक योग भी है तो देखिए, अगर ये गलत हो गया है। एस्ट्रोलॉजी को आप साइंस के दायरे से दृष्टिकोण से नहीं देख पाएंगे, दोनों विषय अलग है। जैसे कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एक उपाय है कि सूर्य दोष को कम करने के लिए या तो ख़त्म करने के लिए किसी भी जातक नदी में तांबा का कॉइन प्रभावित कर सकता है। देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है, साइंस है। वो क्या है? जल में अगर हम लोग तांबा डालेंगे तो जल का जो धातु, जो मेटालिक जो मात्रा है, जो एलिमेंट है, वो बहुत हद तक एनरिच्ड हो सकता है। समझे ना मेरा बात? कि पानी में भी कोई कुछ जो पदार्थ होता है, खनिज पदार्थ, मिनरल्स होता है, कुछ भी और भी चीज़ होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पानी में भी होता है। कुछ उपादान जो है, जो हमारे शरीर के उपयोग में आता है, शरीर के लिए जो नीडफुल है, वो भी पानी में है। ये सब एलिमेंट, उपादान या पदार्थ, तो इसमें से तांबा भी एक उपादान है, जिसमें जो पानी में वो उसका मात्रा कुछ हद तक होता है, वो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल है। तो इसीलिए तांबा अगर हम पानी में डालते हैं तो उस पानी को कोई अगर पिएगा तो उसका जो तांबा का जो एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है, वो उसका भी साथ साथ, पानी के साथ साथ वो कॉपर एलिमेंट भी उसका शरीर में जाएगा। तो उससे क्या होगा, किसी का ब्लड में अगर खून की मतलब किसी के शरीर में खून की कमी हो, ब्लड में हीमोग्लोबिन का कमी हो, ये पानी पीकर, ये जो बंदा जो पानी पी रहा है उस नदी का, तो उसका जो शरीर में जो तांबा का जो उपादान है वो अगर कम होगा तो ये पानी पीने के बाद ये उसका जो उपादान जो कमी था उसके शरीर में, वो भरपाई हो पाएगा। ये इस तरह का एक साइंस भी है। उपाय के पीछे एक लॉजिक है। फिर भी साइंस बोलेंगे, साइंटिस्ट लोग बोलेंगे कि भाई ये सब करते हैं, बकवास है, बेकार है, ये सब फालतू। इसके लिए सूर्यदेव क्या खुश हो जाएगा, क्या स्ट्रांग हो जाएगा सूर्यदेव, क्या इसके पीछे सूर्यदेव का क्या हाथ है। आप हाथ को मत देखिए, आप होगा कि सूर्यदेव खुश होगा कि रुष्ट होगा, इसको मत देखिए। इसके पीछे जो लॉजिक है वो देखिए। कैसे? जैसे कि सूर्यदेव का कारक कौन है? तांबा। तांबा का कारक कौन है? सूर्यदेव। तांबा सूर्यदेव का कारक है। तो अगर किसी बंदे का कुंडली में सूर्य दोष बनता है तो हम लोग बोलते हैं कि सूर्यदेव का जो कारक मेटल है, जो उपादान है, धातु है, उन धातु का जल में प्रवाहित कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर मनुष्य, अगर कोई भी इंसान उसको पिएगा, उस पानी को पिएगा, उसका शरीर में जो डेफिशिएंसी है कॉपर का, उस कॉपर या तांबा का जो डेफिशिएंसी है उसका भरपाई होगा। उससे आप उसको इनडायरेक्टली सेवा कर पाएंगे। आप सेवा कर पाए हैं, कर रहे हैं, तो आपका जो दोष है वो कम होगा। यही है लॉजिक, यही है कारण, यही है उपाय। और इसको आप बोलेंगे कि ये सुपरस्टिशन है, ये कुसंस्कार है, तो कैसे चलेगा भाई? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो कंपैरिजन आप करते हैं कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी जो है ये क्या सेम है और एस्ट्रोलॉजी क्या साइंस है, ये कंपैरिजन करना ही गलत है। करिए मत, दोनों को
एक दूसरे के जगह में ही रहने दीजिए, उससे सभी का भला होगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो नमस्कार, जय जगन्नाथ।